चलिए आज हम लोग इस वीडियो में जानते हैं दिल्ली सल्तनत काल के विषय में। दिल्ली सल्तनत काल में कितने वंश आए थे, दिल्ली सल्तनत काल का स्थापना कैसे हुआ, किसने किया, इसमें कितने वंशज थे, इनके बारे में आप लोग को टोटल जानना होगा। दिल्ली सल्तनत काल का स्थापना क्यों हुआ, क्या कारण था, करने की कोई ज़रूरत थी दिल्ली सल्तनत काल का स्थापना? तो आज आप लोग कंप्लीट समझिए। आपको पता होगा कि 4 मुस्लिम आक्रमण भारत में हुए थे, इसी के बाद दिल्ली सल्तनत काल आया था, जिसमें से मोहम्मद बिन कासिम आया था। कौन आया था? पहला मोहम्मद बिन कासिम आया था, और दूसरा आया था गजनवी, और चौथा कौन आया था? गौरी, जो मोहम्मद गौरी था, और तीसरा मोहम्मद गौरी आया था, और चौथा में बाबर आया था। ये 4 मुस्लिम आक्रमण टोटल हुए थे। इनमें से ये सब आए थे लुटेरे, यानी भारत में आए थे सिर्फ लूटने के लिए कि हम चलते हैं, भारत तो है ही एक सोने की चिड़िया, इसे हम लूटते हैं और लेकर के चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे धन दौलत की कोई कमी नहीं थी भारत में। आज भी ठीक ठाक है, बट पहले भी ठीक ठाक था। और ये सब आए थे। मोहम्मद बिन कासिम 712 में आया, ये भी लूटा और चला गया। मोहम्मद गजनवी भी आया था, ये भी लूटा और चला गया। लेकिन बचा मोहम्मद गौरी, और मोहम्मद गौरी कहाँ? गौर का था, ये चला जाता, ये भी लूट करके, ये भी आकर के यहाँ पे बसता नहीं। मोहम्मद गौरी आया था कब? ये आया था 1178 में। ये गुजरात वाले एरिया में, आपको पता होगा भारत के, अगर आप लोग मैप के बारे में जानते होंगे, मैप देखिए, कभी भी अपने भारत का जो मैप है इससे आप लोग अगर पढ़ाई करते हैं तब आपको दिक्कत नहीं होगा। ये वाला जो गुजरात वाला एरिया है, इसी गुजरात वाला एरिया में 1178 में गुजरात में आकर के आक्रमण ये बोल दिया था, युद्ध करना स्टार्ट कर दिया था। ये देखिए, ये आता था गौरी, ये धीरे धीरे लूटपाट भी करना स्टार्ट कर देता था। तो इस जगह पे आया और लूटपाट किया और लोगों को भड़काया भी, और वापस चला जाता है। लेकिन उसके बाद फिर वापस आता है 1191 में, और अजमेर के शासक रहते हैं पृथ्वीराज चौहान। देखिए, आपको पढ़ना क्या है? दिल्ली सल्तनत काल। दिल्ली सल्तनत काल पढ़ने से पहले आपको इनके बारे में टोटल जानना होगा। तो 1191 में अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान के पास कौन आता है? कौन आता है? गौरी आता है। क्यों आता है? क्योंकि ये चाहता है कि हम जाएं और गौरी जो पृथ्वीराज चौहान है इनसे युद्ध करें। पहले तो लूटपाट के माजरे से आया था, लेकिन इसी में क्या हुआ कि जो पृथ्वीराज चौहान थे, तो चौहान वंश यानी वहाँ के शासक थे, और इन्होंने क्या किया कि युद्ध किया। तो इसे तराइन का प्रथम युद्ध कहा जाता है। किसका? तराइन का युद्ध। तराइन, ये तराइन का इसे प्रथम युद्ध कहा जाता है, जो 1191 में तराइन का युद्ध हुआ था। इसी से आपको ये भी पता चलेगा कि नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया गया था। नालंदा विश्वविद्यालय इस समय फिर अस्तित्व में आ गया, और वहाँ पे बहुत लोग बहुत बच्चे पढ़ना स्टार्ट कर दिए हैं। 17 देश के बच्चे, यानी 400 से ज़्यादा बच्चे आकर के नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं। इस नालंदा विश्वविद्यालय को किसने बनाया था? और नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में क्यों बता रही हूँ? क्योंकि जो एक गौरी था, गौरी का जो गुलाम था बख्तियार खिलजी, इसी ने वही नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया था। तो वहाँ तक हम लोग पहुँचेंगे। फिलहाल में अभी हम लोग जान जाते हैं सिर्फ अभी गौरी के विषय में। ठीक है, गौरी के विषय में समझ लीजिए। अगर आप लोग डेली अगर कंटिन्यू कोई चीज़ देखते हैं, देखिए स्टडी आप करते होंगे तो आपको पता होगा कि अगर हम कोई काम अगर कंटिन्यू करते हैं, डेली अगर करते रहेंगे तो हमें याद रहेगा वो। अगर हम उसे छोड़ देते हैं तो हमारा ये मतलब माइंड से उतर जाता है। लेकिन किसी चीज़ को 1-2 बार पढ़ाया जाए, 4 बार तक लगभग पढ़ाया जाए, तुरंत माइंड में सेट हो जाता है। क्योंकि मैं आपको इस दिल्ली सल्तनत काल के विषय में पढ़ा चुकी हूँ, और पढ़ाने के बाद अभी बहुत सारे आते हैं कि आप मैसेज आते हैं कि आप पढ़ाइए, कमेंट आते हैं, तो मैं इसको देखती हूँ कि क्या चीज़ आपको, क्या चीज़ की ज़रूरत है। देखिए, तराइन का जो युद्ध हुआ था 1191 में अजमेर में हुआ, अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान के साथ हुआ था। कंप्लीट आप लोग समझिएगा। अब इसमें पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को पूरे तरीके से
परास्त कर दिया, पराजित कर दिया, हरा दिया और गौरी फिर भाग गया। गौर ये चला गया, गौर ये अफगानिस्तान वाला जो एरिया, पाकिस्तान वाला अफगानिस्तान वाला एरिया है, वहाँ गौर है, वहाँ वो भाग गया, आया फिर नहीं। ठीक है, लेकिन आया क्यों नहीं? वो आता भी नहीं, क्योंकि इतना मार ही दिए थे पृथ्वीराज चौहान के दोबारा मुड़कर देखता नहीं। लेकिन जानते हो कि एक इंसान होते हैं जिनके अंदर अपने आपस में कभी कभी देखे हो भाई भाई में दुश्मनी हो जाता है, कभी कभी देखते हो पड़ोस पड़ोस में दुश्मनी हो जाता है। लोग कभी भी अपने खुद से नहीं, दूसरे के खुशहाली से मतलब ज़्यादा दुखित रहते हैं। कोई अगर ज़्यादातर अपने दुख से दुखित कोई नहीं है, दूसरे के खुशी से लोग दुखी हो जाते हैं। इसी तरीके से एक शासक था, एक फिरोजाबाद में, मतलब चंदवार में एक जयचंद्र नाम का व्यक्ति रहता था। यानी जयचंद्र एक शासक था ये भी, और ये जयचंद्र और ये पृथ्वीराज चौहान की दोस्ती थी, आपस में दोस्ती थी। लेकिन कहते हैं कि दोस्ती दिखावे की होती है, और इन दोनों में अनबन चलती थी। ये नहीं चाहता था, कभी भी ये नहीं चाहा कि ये पृथ्वीराज चौहान आगे बढ़े। और ये भी जब तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में, तो जयचंद्र भी पृथ्वीराज चौहान का साथ दिए थे और वो गौरी को मार कर भगा दिए थे लोग। ठीक है, दोनों लोग मिल करके। लेकिन जैसे ही देखा कि इसी जयचंद्र की बेटी एक थी, और जयचंद्र की बेटी को प्रेम हो गया था किससे? पृथ्वीराज चौहान से, तब ये जयचंद्र एकदम भड़क गया, एकदम आग बबूला हो गया। कहा हमारी बेटी से तू प्रेम करेगा, मेरी बेटी तेरे से करेगी? ऐसा तो हो नहीं सकता। एक होता है दोस्ती अलग होती है, प्रेम अलग होता है। लेकिन अब प्यार को कोई रोक थोड़ा ना सकता है, जो अब प्रेम कहाँ होता है, तो दुनिया भर का। ठीक है, अब आप लोगों को ये जो जयचंद्र था, जयचंद्र की बेटी क्या कर रही थी? उससे प्यार कर रही थी, लेकिन जयचंद्र इसलिए माना नहीं। और एक जैसे स्वयंवर नहीं रचाया जाता है, जयचंद्र ने वैसा किया जिस तरीके से सीता माता का शादी हुआ था कि इस धनुष को जो तोड़ देगा उसी के गले में वरमाला हमारी सीता डालेंगी। जनक जी ने कहा था कि सीता माता उन्हीं के गले में माला डालेंगी। लेकिन कोई नहीं उठा पाया उस धनुष को, और राम ने ही उठाया और राम के ही गले में जयमाला, वो वरमाला जो भी कहते हैं, उसे डाल दी सीता माता। ठीक है, इसी तरीके से इसने भी एक स्वयंवर रचाया है। यानी कि इसने ऐसे कुछ योद्धा को बुलाया कि जैसे कि हमारी लड़की योद्धा हो, चाहे कुछ भी हो, गांव मोहल्ले पड़ोसी कुछ भी हो, ऐसे ही सब लोग ऐसे ही थे। कोई बहुत ज़्यादा बलवान तो वहाँ पे थे नहीं। ये शासक था। एक बात यह है कि ये शासक था। इसने बुलवाया, लोगों को बुलाया, कहा कि हमारी बेटी को जो पसंद आएगा उसी के साथ अपने बेटी का शादी कर दूंगा। जयचंद्र ने कहा था कि हमारी बेटी जिसके गले में वरमाला डाल देगी, ये माला को डाल देगी, उसी से मैं अपने बेटी का शादी कर दूंगा। और पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाया, पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाया। और पृथ्वीराज चौहान का जो मूर्ति होता है दरवान के टाइप कहाँ पे टांग दिया था? मेन दरवाजे के सामने, और कहा कि ये दरवान है, ये कोई शासक नहीं है। बेटी ये बात को देखती थी, और बेटी अपने इस माले को माला लेकर के और जाके उसी के गले में डाल देती है, जो दरवान, जो पृथ्वीराज चौहान को माना जाता है। इस पे पृथ्वीराज चौहान और इस पे जयचंद्र पूरी तरीके से भड़क जाता है। ये खबर पृथ्वीराज चौहान को मिलती है, और पृथ्वीराज चौहान वहाँ से चलता है कि मुझे दरवान बना दिया गया था एक, और वहाँ से चलता है और उसकी बेटी को लेकर के फरार हो जाता है। यही दुश्मनी निभाने के लिए जयचंद्र ने गौरी का साथ दिया था। 1 साल के बाद गौरी का साथ दिया। 1192 में फिर ये तराइन का द्वितीय युद्ध होता है, जिसमें जयचंद्र साथ देता है किसका? गौरी का साथ देता है, और इसे ख़त्म करवा देता है। पृथ्वीराज चौहान को गौरी से ख़त्म करवा देता है कौन? ये जयचंद्र। तो जयचंद्र भी ऐसा काम किया, जयचंद्र ख़त्म करवा दिया। ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा होगा, कुछ तो आइडिया लग रहा होगा आपको कि किसकी गलती थी, कहाँ गलती थी, ये मेन पॉइंट क्या था, समझ लीजिए। लेकिन उसके 2 साल के बाद 1194 में
इस फिरोजाबाद में एक चंदवार है, इस चंदवार के युद्ध हुआ जयचंद्र के साथ और पृथ्वीराज इसके गौरी के साथ, और दोनों में जैसे ही युद्ध हुआ और गौरी जयचंद्र पर भारी पड़ा और जयचंद्र हार गया, यानी कि पृथ्वीराज चौहान को भी मरवा दिया, स्वयं को मर गया, यानी कि दोनों खत्म हो जाते हैं। अब पूरे एरिया, मान लीजिए ये भारत है और भारत के इस एरिए पे इसी का शासन हो जाता है। किसका शासन हो जाता है, ध्यान से समझिए, किसका शासन होता है। मान लीजिए ये जो दिल्ली वाला एरिया है या फिर इधर वाले जितने भी एरिया हैं, ध्यान से आप लोग को समझना होगा, ये दिल्ली वाला एरिया भी इसी के शासन में आ जाता है। और देखिए अब ये क्या करता है कि ये वापस आ जाता है, अपने गौर को आ जाता है, सोचता नहीं है कि हम यहाँ पे आकर के टीके गौरी। लेकिन इसके भी बदनसीबी कहिए कि ये भी इसकी भी सही दिमाग दिल नहीं था जिस तरीके से दूसरों को मारा। इसकी भी बेटी एक थी, वो बेटी इसी के गुलाम से प्रेम करने लगी थी। गौरी की बेटी प्रेम करने लगी, किससे, इसी का गुलाम था। इसके पास गुलाम बहुत ज़्यादा थे, लेकिन इन गुलामों में से दो गुलाम के विषय में बहुत ज़्यादा आपको ध्यान में रखना होगा। एक तो कुतुबुद्दीन ऐबक, कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। और दूसरा था बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी, ठीक है। आप लोग बहुत ध्यान से अगर सोच समझ के पढ़ेंगे, जिस चीज़ को आपको पढ़ना है तो उसके आप लोग डीपली यानी डिटेल पूरा समझिए, अंदरूनी घुस कर समझिए, तब आपको समझ में आएगा। ये दो गुलाम थे और इसी गुलाम के साथ गौरी की बेटी प्रेम करने लगती है, लेकिन यही बात मना करता है कौन, गौरी मना करता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुम तो मेरे गुलाम हो, मैं तो तुम्हें पैसे में खरीदा हूँ। और उस समय पैसे में जिसे खरीद लिया जाता था वो गुलाम होता था। क्या होता था, गुलाम। कहा कि बेटी कही ना मेरे को यही चाहिए, जब पसंद आ गया हैं, जब पसंद आ गया तो यही चाहिए, अब दूसरा मुझे नहीं चाहिए, ये ऐसे बोली। दिमाग से काम ना ली, लेकिन कोई बात नहीं, बाप का धन है, कहाँ जाएगा, यूज़ तो तू ही करेगी, ठीक है। अब इस बेटी का शादी अपने कर देता है इसी के साथ। अब ये आ जाता है कहाँ पे, तब ये सोचता है कि हम रहेंगे कहाँ। गौरी कहता है कि देखो आपको रहने की जगह नहीं है, चलिए हम आपको ले चलते हैं। अरे पूरा दिल्ली का स्थान हमारा ही है, हम ही जीते हुए हैं, इधर राजस्थान वाला, दिल्ली वाला, इधर सारे जगह हम जीत लिए हैं, चलो वहाँ पे आप रहिए। अपने बेटी और दामाद को लेकर के आया, उसके साथ ये भी आता है बख्तियार खिलजी, और बख्तियार खिलजी आता है, सबकी एंट्री यहाँ पे हो जाती है दिल्ली में। ये सब आकर के यहाँ पे बस जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे आकर बसने लगते हैं। बख्तियार खिलजी की तबीयत खराब हो जाती है, बख्तियार खिलजी की तबीयत खराब हो जाती है, और बख्तियार खिलजी क्या करता है कि ये चला जाता है उस समय पटना यानी राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि पहले बख्तियार खिलजी ने ही जला दिया था, आज इसे तो तैयार कर दिया गया। 2006 में इसकी चर्चा हुई थी, 2010 में संसद ने बिल पास कर दिया, और 2014 से ही बच्चे वहाँ पे पढ़ना स्टार्ट कर दिए। 17 देशों से लोग यानी 400 से ज़्यादा वहाँ पे बच्चे आकर के पढ़ने लगे हैं, और उसका उद्घाटन भी 2016 में हो गया था। ये प्रणब मुखर्जी के नेतृत्व में ये बिल पास हुआ था। तो ये सब आपको समझ में आना चाहिए, पता होना चाहिए सब कुछ धीरे धीरे। अगर वीडियो अगर अच्छे से ढंग से पूरा देखोगे तब आपको समझ में आएगा, नहीं तो फिर छोड़ोगे बीच बीच में तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसकी तबीयत खराब हो जाती है और चला जाता है कहाँ पे, ये पटना में नालंदा विश्वविद्यालय में चला जाता है कि हमारा तबीयत खराब है। तो ये नालंदा विश्वविद्यालय में कम से कम 1500 से ज़्यादा टीचर पढ़ाते थे। इसमें आर्यभट्ट जो जीरो का खोज किए हैं वो भी यहाँ पे पढ़ाते थे, ठीक है। यहाँ पे चीन है, चीन का एक यात्री आया था जिसका नाम था हेंग सोंग, ये भी व्यक्ति आया था, पढ़ने के लिए यहीं पे आया था।
उसके बाद में ये अध्यापक बना, उसके बाद में ये क्या बना था, वहाँ पे अध्यापक पढ़ाने लगा था। अब इसी में से किसी एक टीचर से इसका मेल हुआ बख्तियार खिलजी का, और ये पहुंचा नालंदा विश्वविद्यालय और कहा कि हमें बिना दवा के, क्या चीज़ के, हमें बिना दवा के आपको ठीक करना है, आप कर सकते हैं। वहाँ का टीचर बोला कि भाई ऐसा तो नहीं हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे आयुर्वेद की दवा भी, पढ़ाई इसकी भी होती थी। कोई ऐसा नहीं था जो हिंदू धर्म में ऐसी पढ़ाई हो जो वहाँ पे न होता हो, ऐसा पढ़ाई होता था वहाँ पे, ठीक है। अब ये पढ़ाई वहाँ पे होती थी। बाद में इसने कहा कि मुझे दवा नहीं चाहिए। वहाँ के टीचर दिमागदार, अरे भाई जीरो का खोज करता आर्यभट्ट यहीं पे पढ़ा रहे थे। जब जीरो का खोज किए थे, देखिए हम लोग 1 से लेकर के 9 तक गिनती जानते थे, लेकिन हम लोग अगर वो जीरो का खोज कर दिए तो हम 1 के ऊपर अगर 10 लगा देते हैं, यहाँ पे एक जीरो बढ़ा देते हैं, 100 हो जाता है, 1000 हो जाता है। इसी तरीके से उन्होंने असंख्यों में काउंट करवा दिया था। इतने अच्छे दिमागदार लोग वहाँ पे पढ़ाने वाले थे, अच्छे लोग पढ़ाने वाले थे नालंदा विश्वविद्यालय में। वहाँ पे 90 लाख से भी अधिक बुक था, 300 से ज़्यादा वहाँ पे कमरे थे, वहाँ पे 15,000 से ज़्यादा लोग पढ़ते थे। क्या उनके पास माइंड नहीं था? यह आया कह रहा है कि ना मुझे दवा चाहिए, कैसी, मुझे बिना दवा नहीं चाहिए, मुझे ऐसे ही आप ठीक करिए। कहा गया ठीक है। एक कुरान की बुक को बनाया गया, कुरान के बुक पे कहा कि इस कुरान के बुक को आप पढ़ जाइए। एक कुरान का बुक था, कुरान, इसको आप पढ़ जाइए। किससे कहा? बख्तियार खिलजी से। और इसके हर एक पन्ने पे वहाँ के टीचर ने हर एक पन्ने पे लगा दिया दवा। और पता है आपका, होम्योपैथी, आयुर्वेद एक दवाई या ऐसा चीज़ है कि सिर्फ आपको ज़बान पे टच करना होता है। जैसे ही होगा तो इसके लार जैसे ही बनेगा, उस लार को आप घोटोगे ना तो पूरे बदन में क्या होता है कि पूरे बदन में वो उसका लार चला जाता है, नस नस पहुंचता है, तो समझ लिए कि आपकी जो बीमारी होगी ठीक हो जाओगे। तो जब वो पन्ने पलट रहा था, पढ़ रहा था इसे पन्ने पलट के, तो ये जीभ पर टच कर करके पढ़ रहा था, तभी ये बख्तियार खिलजी ठीक हो जाता है। और इसको पता भी चल जाता है कि ना ये कुछ कांड है इसमें, यानी दवा मिलाया गया है। तब इसने कहा कि हम कुरान, अरे हम लोग क्या करते हैं, इस्लाम धर्म, यहाँ पे इस्लाम की पढ़ाई होगी, इस्लाम का शिक्षा दिया जाएगा। और जब कहा गया, वहाँ के अध्यापक बोले नहीं होगा ऐसा काम, तो इसने नालंदा विश्वविद्यालय को पूरी तरीके से जला दिया। अब वो जलाया था 1199 में। देखिए 94 में तो फिरोजाबाद चंदवार का युद्ध ही हुआ था, ये सब अभी एंट्री किए थे, तभी इसने आकर के यहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया था। अब आपको धीरे से एक बार और देखना होगा यहाँ पे कि इसको बनवाया किसने था, बनवाया था कौन। तो बनवाने वाले इस नालंदा विश्वविद्यालय को कुमार गुप्त थे। उनका नाम क्या था? कुमार गुप्त। 427 में कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय को बनवाए थे। 427 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय को किसने बनवाया, कौन बनवाया था? तो कुमार गुप्त ने बनवाए थे। कुमार गुप्त थे कौन? तो जो गुप्त वंश आपको पढ़ाई थी मैं, गुप्त वंश, इस गुप्त वंश के जो संस्थापक थे, जिनका नाम था श्रीगुप्त, जिनका नाम क्या था? श्रीगुप्त था। श्रीगुप्त के बेटे होते हैं घटोत्कच, लेकिन ये भी कोई काम लायक नहीं रहते हैं। तो उसके बाद आते हैं चंद्रगुप्त प्रथम। इसी चंद्रगुप्त प्रथम के एक बेटा होते हैं जिनका नाम रहता है समुद्रगुप्त। इनको कहा जाता था कि इनका एक ऐसा घोड़ा था कि 9 राज्य का यह पानी पीता था, इनके घोड़े को कोई रोक नहीं सकता था। चाहे भारत के कहीं भी एरिया में पानी पिए किसी तरीके से, 9 राज्य में कोई इनको बोलने वाला नहीं था। ये भैया ये लोग राज करते थे, राज, ठीक है। अब चंद्रगुप्त के एक बेटा होते हैं जिनका नाम रहता है रामगुप्त। क्या नाम रहता है? रामगुप्त ये शक शासक से हार गए थे, ये उतना ज़्यादा नहीं थे। अब इन्हीं को मार दिया था इनका भाई चंद्रगुप्त द्वितीय। इसी चंद्रगुप्त के द्वितीय के बेटा का नाम था कुमार गुप्त थे। यही कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किया था, निर्माण करवाया था।
इनके साथ योगदान देने वाले कुछ थे। यहाँ से कन्नौज से हर्षवर्धन थे, पहले थानेश्वर इनकी राजधानी थी वर्धन वंश का, लेकिन बाद में हो गया था यहाँ पे कन्नौज, क्योंकि अपनी बहन का शादी किए थे हर्षवर्धन। और यहाँ पे पाल वंश जो थे ये यहाँ बंगाल में पाल वंश, इस पाल वंश ने कुछ यहाँ पे साथ दिया था नालंदा विश्वविद्यालय बनवाने में, क्योंकि बहुत बड़ा नालंदा विश्वविद्यालय बनाया गया था। आज उस नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया गया, पहले जला दिया गया था। ये 1600 साल पहले की बात है, 1600 साल पहले इस नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने जला दिया। ठीक है, बख्तियार खिलजी ने जला दिया। लेकिन अब कहिए कि इस नालंदा विश्वविद्यालय को जो जला दिया गया था, इसका पुनर्निर्माण फिर हो गया, और इसका बिहार सरकार ने बात किया था कि अब नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि आज भी पूछता है कि हमारी ऐसी क्या गलती थी जो मुझे जलाया गया, हमारी ऐसी क्या गलती थी जो बख्तियार खिलजी ने हमें सरेआम जला दिया, आज भी हम जलते हुए हैं। तो बार पूछ मतलब एक चिल्ला चिल्ला के कहता है नालंदा विश्वविद्यालय। कोई भी अगर देखता है तो वहाँ से लगता है कि आवाज़ें आ रही हैं कि हमारी क्या गलतियाँ थी जिसे हमें जला दिया गया। तो पटना में अगर आप लोग देखेंगे जाकर के राजगीर में, तो वहाँ पे ये नालंदा विश्वविद्यालय आज भी चिल्ला रहा था कि मुझे क्यों जला दिया गया। अब इसी को बिहार सरकार, बिहार में कोई ऐसा काम होना जरूरी है। ये तो कुमार गुप्त नालंदा विश्वविद्यालय को बनाए थे, भारत में प्रथम ये नालंदा विश्वविद्यालय बनाया गया था, लेकिन अब यहाँ पे फिर इसका पुनर्निर्माण करवाया गया। सरकार ने कहा 242 एकड़ जमीन देकर के कहा कि केंद्र सरकार को कहा कि यहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय का और ढंग से काम किया जाए, जो कि तालाब भी बनना चाहिए, बाग बगीचे भी बनना चाहिए, ऑक्सीजन ढंग का लोगों को मिलना चाहिए, बच्चे आकर के पढ़ने चाहिए। ये चर्चा 2006 में हुआ था। ये चर्चा बिहार सरकार ने 2006 में ये चर्चा किया था कि नालंदा विश्वविद्यालय बन जाना चाहिए। इसके बाद ये 2010 में संसद में एक बिल पास हुआ, और बिल पास हो गया, क्योंकि आपको पता होगा कि बिल पास कराने के लिए आपको एक मसौदा तैयार करना होता है। जिस राज्य के मंत्री को अगर किसी पैसे की ज़रूरत है, उसको मसौदा तैयार कराना पड़ता है अपने डिपार्ट के लोगों से, और ले जाकर के ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पेश किया जाता है। यानी कि ये संसद है, संसद के लोकसभा और राज्यसभा से अगर ये बिल पास होता है तब वो राष्ट्रपति के पास जाता है, और राष्ट्रपति इस पे सिग्नेचर कर देता है, इनका बिल पास हो गया, अब ले जाओ। तो कम से कम 17 करोड़ से भी ज़्यादा, यहाँ पे 17.5 करोड़ से भी ज़्यादा यहाँ पे पैसे लगे हुए हैं, जो नालंदा विश्वविद्यालय को तैयार किया गया था। ठीक है, अब 2014 में कम से कम 17 देश के बच्चे, यानी 400 से भी ज़्यादा बच्चे आकर के इस नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने लगे हैं। ये जो 2010 में बात हो रहा है, ये प्रणब मुखर्जी के नेतृत्व में ये काम हुआ है। उस समय राष्ट्रपति कौन थे? प्रणब मुखर्जी थे। 14 में बने हुए हैं कौन? प्रधानमंत्री कौन बने हुए हैं? मोदी जी। तो मोदी जी बने हुए हैं 2014 में। इसके बाद 2016 में इसका उद्घाटन होता है, और नालंदा विश्वविद्यालय आज तैयार हो गया। आज कितनी खुशहाली का समय होगा जहाँ पे बच्चे पढ़ते होंगे बहुत सारे। तो आप लोगों को यहाँ पे बहुत सारे चीज़ बताते बताते आपको बताई, एंट्री किया ठीक है, ये गौरी आया ये भी ठीक है। अब ये जैसे ही एंट्री यहाँ पे कर देता है, एंट्री आकर के कर देता है, रहने लगता है, मतलब प्रवेश कर देता है, यहाँ पे रहने लगता है आकर के। कौन आके रहने लगा? गौरी किसको लेके आया? कुतुबुद्दीन ऐबक को लेकर के आया, अपने दामाद को और बेटी को ला करके यहाँ पे बसा दिया, कहा कि आप लोग यहीं पे रहिए। अब गौरी की मृत्यु हो जाती है। 1206 में 1206 में गौरी की मृत्यु हो जाती है, और इसी दिल्ली सल्तनत काल का स्थापना हो जाता है। दिल्ली सल्तनत काल का स्थापना 2006 में हो जाता है। और दिल्ली मतलब पहले आते हैं तो दिल्ली सल्तनत काल कहा जाता है, लेकिन 2006 में अब इस दिल्ली सल्तनत काल में गुलाम वंश चलने लगता है। गुलाम वंश। कौन सा वंश? 2006 से लेकर के
1206 से लेकर के अब 1290 तक टोटल चलता है कौन? गुलाम वंश। और गुलाम वंश का स्थापना करने वाले कुतुबुद्दीन ऐबक था। उसका नाम क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ये कुतुबुद्दीन ऐबक है, ये था जो कि क्या किया था? दिल्ली सल्तनत काल का स्थापना इसने किया था। ये आप लोग को पूरा समझ में आना चाहिए। दिल्ली सल्तनत काल का स्थापना और गुलाम वंश का स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया, लेकिन इसका वास्तविक संस्थापक ये नहीं बना। इसका वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश थे। कौन थे? इल्तुतमिश। इसका वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। अब इसे कहा जाता है गुलामों का गुलाम, इसे कहा जाता है इल्तुतमिश को। और कुतुबुद्दीन ऐबक क्यों ये गुलाम वंश का स्थापना किया? क्योंकि ये गौरी का गुलाम था और गुलाम बनकर ही रह गया। इसने अपने राज्य अभिषेक को नहीं कराया, जिस अब पता ना क्या कहा जाता है जो मुसलमानों में किया जाता है उनके लिए भी, तो यह सब मुसलमान थे। तो ये था आपका गुलाम वंश। तो गुलाम वंश 1206 से लेके 1290 तक टोटल चला था। और इसके बीच में गौरी की मृत्यु हो जाती है। लेकिन देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक ज़्यादा दिन तक रहता नहीं है। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत काल का जो गुलाम वंश का जो राजधानी बनाना चाहिए, इसने लाहौर में बनाया था। इसने दिल्ली में नहीं, लाहौर में इसकी राजधानी बनाया था। क्यों बनाया था लाहौर में राजधानी? क्योंकि लाहौर में ही वो रहता था। और लाहौर में चौगाना खेलते समय इसकी 1210 में मृत्यु हो जाती है कुतुबुद्दीन ऐबक का। चौगाना खेलता रहता है। तो चौगाना का मतलब ये होता है घोड़े पर सवार होकर के लोग ऐसे खेलते हैं, ऐसे लुढ़क के खेलते हैं कि बॉल है एक हॉकी जैसे होता है, उसे मारते हैं हॉकी से बॉल को, तो वैसे वो खेलता था चौगाना और उसी पर से गिर गया। इसके पीछे बहुत सारे घोड़े थे। जो घोड़ा गर्दन पे चढ़ा और इस कुतुबुद्दीन ऐबक का, इल्तुतमिश नहीं, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है 2010 में। और 2000 क्यों आता है नाम बार बार, 1210 में इसकी मृत्यु हो जाती है। और 1210 से स्टार्ट हो जाता है इल्तुतमिश यहीं पे गुलाम वंश का वास्तविक शासक बन जाता है। और यहाँ पे आकर के ये क्या करता है कि ये अपना राज्य अभिषेक करा लेता है और यहाँ पे गुलाम वंश का कुछ चलाना स्टार्ट कर देता है। इसी गुलाम वंश में सिर्फ इल्तुतमिश ही नहीं और बहुत दिन तक चला। देखिए 1210 में ये आया ही और 90 तक अभी चलेगा। तो अभी इसमें बहुत सारे शासक आएंगे, उनके विषय में आपको धीरे धीरे कंप्लीट कर दूंगी। देखिए अब इसके बाद आएगा खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। इस 5 वंशज के बाद आता है बाबर। कौन आता है? बाबर। तो बाबर के बारे में तो आप लोग जानते हो कि नहीं? अब यहाँ से 1451 तक पूरा चलता है दिल्ली सल्तनत काल। देखिए 1206 से लेकर के 1451 तक दिल्ली सल्तनत काल चलता है। उसके बाद आ जाता है 1526 से लेकर के आपका 1857 की क्रांति तक चलता है। कौन? 1857 की क्रांति तक चलता है ये मुगल वंश। मुगल वंश में धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। इसके बाद ये सब आ जाते हैं जो ये क्या कहते हैं उसे, छिलल मुर्गा क्या कुछ भी कहते हैं, वो आ जाते हैं। यानी वो आकर के एंट्री कर देते हैं और ये धीरे धीरे चलाना स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ और आप लोगों से कहना चाहती हूँ, मेरे कई दिन से मन में हो रहा था, मैं बता दूँ। जब आपको एक छोटा यूट्यूबर मिलता है, एक टीचर पढ़ाते हुए, तो आप लोग या तो उसके व्यूज़ देख के हट जाते हो या तो फिर आप उसको फॉलो नहीं करते हो। जिस दिन वो हर लोग उसे देखना स्टार्ट कर दिए, वायरल हो जाता है, उसी यूट्यूबर का, उसी टीचर का वीडियो सभी लोग देखना पसंद करते हो। कभी वाइट बोर्ड वाले को भी देखो तो कभी डिजिटल बोर्ड वाले वाइट बोर्ड से उठकर ही गया हुआ है, लेकिन उसे भी आप लोग ही प्रमोट किए हो, आगे आप लोग ही बढ़ाए हो। तो मेरी यही आपसे विनती है कि मेरे बारे में ना, लेकिन अन्य जितने भी लोग हैं, जितने भी टीचर हैं, जो कि आपको एक बात समझ लेना, बड़े यूट्यूबर, बड़े टीचर
अगर पढ़ाते समय कोई गलतियां भी कर देते हैं तो उनकी गलतियां का आप लोग नहीं पकड़ पाओगे, क्योंकि कहोगे कि इतने लोग देख रहे हैं, ये महान होंगे, इनकी सब लोग वीडियो देखते हैं, ये महान होंगे। लेकिन छोटे अगर थोड़ी सी उनसे गलतियां कहीं हो जाती है, वो गलतियां वैसे करेंगे नहीं, अगर हो जाती है तो आप लोग कहते हो कि इसकी कौन देखेगा, इसमें तो हमने ये गलतियाँ निकाल दिया, छांट दिया। क्या बड़े टीचरों में आप लोग गलतियाँ छांटते हो? नहीं छांटते हो। अब वो चाहे स्लो बोले चाहे तेज़ कुछ भी बोले, जैसे भी बोले, लेकिन आप लोग बहुत ध्यान में मैं कर रही हूँ आपसे कि आप अगर यूपीएससी करते हो, आप बीपीएससी करते हो, यूपीएससी करते हो, अगर आपका सक्सेस नहीं हुआ तो आप लोग सोचोगे कि मैं 10-15 हज़ार 20 हज़ार की नौकरी करने से अच्छा है कि मैं एक टीचर ही बन जाऊं। तो भी आप पहले वाइट बोर्ड पे ही आओगे। अगर आपकी बहुत नसीब तेज होगी तब आप लोग अच्छे डिजिटल बोर्ड खरीद करके डायरेक्ट उस पे आ जाओगे। फिर भी कोई नहीं देखता है, पसंद तो लोग उसी को करते हैं जिसके पीछे ज़्यादा लोग भागे होते हैं। ये तो बात आप लोग जानते हो, मैं भी जानती हूँ, लेकिन मैं कहती हूँ कि जो अकेला है उसका भी साथ दो। अब आप लोग मेरे बात के लिए गलती अगर हो गई होगी तो सॉरी, लेकिन आप लोग सपोर्ट सबका करिए, ठीक है। आप लोग को यहाँ तक तो मैं बता दी। इसके बाद मैं आपको इसमें इल्तुतमिश के आगे जो भी आया है गुलाम वंश में, उसके बारे में बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।